हेलो फ्रेंड्स। आज हम शीत युद्ध और सोवियत संघ के विघटन के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शीत युद्ध क्या है। कोल्ड वार जिसे कहते हैं। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगभग 1947 से 1991 तक चली वैचारिक, राजनीतिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा थी। इसे शीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संघर्ष में प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय अप्रत्यक्ष तरीके से प्रतिस्पर्धा हुई, जैसे कि कूटनीति, हथियारों की होड़, जासूसी, प्रचार और प्रॉक्सी युद्ध। यह संघर्ष पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के बीच था, जहां अमेरिका पूंजीवादी और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। अब हम देखेंगे शीत युद्ध के कारण कौन कौन से थे। तो सबसे पहले वैचारिक मतभेद था। अमेरिका और सोवियत संघ की राजनीति और आर्थिक विचारधाराओं में सबसे बड़ा अंतर था। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ावा दे रहा था। ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के खिलाफ थी। नेक्स्ट आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरे। यूरोप तबाह हो चुका था और दुनिया दो खेमे में बढ़ चुकी थी। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश थे, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी देश थे। हथियारों की होड़ होने लगी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से परमाणु हथियारों की होड़ ने दोनों देशों के बीच अविश्वास और तनाव को बढ़ा दिया। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने लगे। और एक बात और मैं ये बताना चाहूंगा, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था सॉरी, तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का प्रयोग करा। ये बात रूस को नहीं पता थी, मतलब सोवियत संघ को पता नहीं थी, जबकि सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों में शामिल था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों के साथ, इन देशों के साथ शामिल था, परंतु फिर भी उसे इस बात का पता नहीं था कि अमेरिका के पास परमाणु बम है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो संयुक्त जो रूस है, सोवियत संघ है, वो भी इस बात को आगे बढ़ाता है कि हम भी परमाणु बम बनाएंगे। इस तरह से दो वैचारिक पद्धतियां आपस में टकराने लगती है, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ। प्रॉक्सी युद्ध। अमेरिका और सोवियत संघ ने विभिन्न देशों से अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध किए। उदाहरण के लिए कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध में दोनों शक्तियों ने अलग अलग पक्षों का समर्थन किया। मतलब जैसे यूएसए अगर पूंजीवाद का समर्थन है ना, पूंजीवाद को अगर समर्थन दे रहा है, जैसे कोई देश में कोई किसी देश को स्वतंत्र किया जा रहा है, तो वहां पूंजीवादी तत्वों को बढ़ावा देना यूएसए का कार्य था। और यूएसएसआर का कार्य था, अगर कोई देश स्वतंत्र हो रहा है तो वो समाजवादी विचारधारा को लागू करे, है ना, समाजवादी विचारधारा को लागू करे। तो ये दोनों के मध्य टकराहट का बिंदु था। संधियों और गठबंधनों का निर्माण। अमेरिका ने नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट जैसे सैन्य गठबंधन बनाए। ये गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहे थे। अर्थात अगर कोई भी पूंजीवादी देश है तो वो नाटो का समर्थक कहलाएगा, और कोई अगर समाजवादी देश है तो वो वार्सा पैक्ट का समर्थक कहलाएगा। दुनिया का दो ध्रुवों में विभाजन हो गया, है ना। दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ गई। एक ध्रुव समाजवादी था और एक ध्रुव पूंजीवादी था, है ना। दोनों खेमों में लोग बाग दोनों खेमों में देश विभाजित होने लगे। हथियारों की होड़ और परमाणु तनाव। अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों का एक बड़ा जखीरा तैयार कर लिया, जिससे वैश्विक विनाश की संभावनाएं बढ़ गई थी। कई बार स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा, जैसा कि 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। आपको पता है क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? जब क्यूबा कहाँ है? पहली बात, अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो क्यूबा अमेरिका के काफी करीब है ना। अगर ये अमेरिका है तो यहाँ पे क्यूबा है। तो क्यूबा में जब फिदेल कास्त्रो, है ना, कौन थे? फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार बनी, है ना, साम्यवादी सरकार बनी, तो इसे सोवियत संघ ने समर्थन दिया, है ना, सोवियत संघ ने समर्थन दिया। अब इस समर्थन से सबसे ज्यादा विरोध कौन करेगा? इस समर्थन का सबसे ज्यादा विरोध करेगा अमेरिका, जो यहाँ बैठा है, क्योंकि उसके पैरों तले ही ये बात हो रही है ना। इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे मिसाइल तैनात करने का मुद्दा आ गया। कौन? सोवियत संघ मिसाइल तैनात करने के लिए आने लगा।
अगर ये बात अगर हो जाती, हम मिसाइल तैनात करने के लिए वो आ जाता, तो निश्चित था कि यूएसए और रूस आपस में टकरा जाते, और जो यूएसए के समर्थक देश थे, जो सोवियत संघ के समर्थक देश थे, दोनों के मध्य युद्ध होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती और ये तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन सकता था। परंतु सोवियत संघ ने अपना ये प्लान त्याग दिया मिसाइल मिसाइल तैनात करने का। कहाँ पे? क्यूबा में 1962 में, है ना। तो ये क्यूबा का जो संकट है वो टल जाता है और तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती है ना। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट काफी फेमस था, है ना। एक और आता है U2 विमान कांड। अगर आप देखेंगे, नेट पर सर्च करेंगे तो U2 विमान घटना भी काफी चर्चित थी, है ना। तो आप अगर सर्च करेंगे तो U2 एक विमान था जिसे सोवियत संघ ने पकड़ लिया था, है ना, जासूसी के मामले में, है ना। तो ये भी एक काफी बड़ी घटना थी। प्रॉक्सी युद्ध, दोनों देशों में प्रत्यक्ष युद्ध हुए जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लिया, लेकिन दोनों देश अलग अलग गुटों का समर्थन किया। वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान, अफ्रीकी देशों में शीत युद्ध के कारण प्रॉक्सी युद्ध हुए। अंतरिक्ष दौड़, है ना, अंतरिक्ष दौड़, शीत युद्ध के कारण अंतरिक्ष में भी प्रतिस्पर्धा हुई। इसे, है ना, 1947 में सोवियत संघ ने पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया, है ना, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रतिस्पर्धा हुई। इस प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप इंसान ने चंद्रमा पर कदम रखा, है ना। तो इसे अंतरिक्ष, जैसे सोवियत संघ अगर कोई मिसाइल छोड़ रहा है अंतरिक्ष में, किसी तरह का उपग्रह छोड़ रहा है, तो उसी प्रतिस्पर्धा में अमेरिका भी इस तरह की गतिविधि को बढ़ाएगा, है ना। अब आगे क्या होता है? साम्यवाद का पतन। जब सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, तो इसके साथ साम्यवाद कमजोर पड़ जाता है और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इससे पूर्वी यूरोप के कई देश स्वतंत्र हो जाते हैं और उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लेते हैं, है ना। तो ये कहा जाता है कि शीत युद्ध की समाप्ति, जब सोवियत संघ का समापन हो जाता है 1991 में, तो शीत युद्ध भी समाप्त हो जाता है और विश्व दो ध्रुव से एक ध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। वो एक ध्रुव कौन कहलाता है? एक ध्रुव कहलाता है अमेरिका, है ना, यूएसए, है ना, क्योंकि वो अकेला ही महाशक्ति बचता है ना। तो यहाँ पे शीत युद्ध समाप्त हो जाता है और अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व के रूप में सामने आता है। वैश्विक राजनीति में बदलाव होने लगता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र शक्ति बनकर उभरा और वैश्विक राजनीति में एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हुई। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं हम? शीत युद्ध एक लंबी और जटिल संघर्ष की अवधि थी जिसमें विश्व की दो महान शक्तियों के बीच वैचारिक और सामरिक तनाव में विश्व राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया में हथियारों की होड़, प्रॉक्सी युद्ध, अंतरिक्ष दौड़ और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आया। हालांकि शीत युद्ध के अंत में कई देशों को स्वतंत्रता दी, लेकिन इसके दौरान हुए प्रॉक्सी युद्ध और तनाव ने कई देशों को लंबे समय तक अशांति में ढकेल दिया, है ना। तो ये एक प्रमुख बातें थी। अब हम देखेंगे शीत युद्ध जब समाप्त होता है तो क्यों होता है? वो सोवियत संघ का पतन हो जाता है। तो हम जानेंगे कि सोवियत संघ का पतन क्यों होता है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि सोवियत संघ का पतन हो जाता है ना। सोवियत संघ का पतन 1991 में हुआ और इसके साथ ही लगभग 7 दशकों तक चले एक महान साम्यवादी साम्राज्य का अंत हो गया। ये घटना वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसने दुनिया की शक्ति संरचना को बदल दिया। सोवियत संघ के पतन के कई कारण थे जिसमें आंतरिक समस्याएं, राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी दबाव शामिल थे। इसके पतन के परिणाम भी व्यापक और दूरगामी थे जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। आर्थिक असफलता एक प्रमुख कारण माना जाता है सोवियत संघ के पतन में। सोवियत संघ की केंद्रीकृत योजना आधारित अर्थव्यवस्था में गंभीर समस्याएं थी। साम्यवादी व्यवस्था के तहत कृषि, उद्योग और सेवाओं को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता था जिससे आर्थिक उत्पादन में कुशलता की कमी हो गई। भारी सैन्य खर्च और हथियारों की होड़ ने आर्थिक संसाधनों को और कमजोर बना दिया, है ना। अब ये ग्लास्नोस्ट, उस्कोरोनी और पेरेस्ट्राइका नीति, ये नीतियां क्या थी? ये नीतियां जब मिखाइल गोर्बाचोव, है ना, मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के नेता बने तो उन्होंने ये नीतियां लागू की थी। ये क्या थी मैं बताता हूँ, है ना। सुधार के प्रमुख नीति अपनाई, जैसे ग्लास्नोस्ट, खुलापन, है ना, खुलापन, अपने जो समाज में लोगों को खुलापन, आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सारी नीतियां बनाई। समाज में जैसे व्यापार की वृद्धि के लिए पूंजीवादी तत्वों को प्रोत्साहित किया।
पेरिस्ट्रोइका पुनर्गठन, बहुत सारी चीजों का पुनर्गठन किया जो समाज को रूढ़िवादी तत्वों में धकेल रही थी। तो इन चीजों के से क्या हुआ, सोवियत संघ में एक तरह से विस्फोट हो गया। कभी कभी आप देखते होंगे कि अपन किसी चीज को घुट घुट के मन में रखते हैं, परंतु जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम सारी बातें निकाल देते हैं। तो यही इन्होंने किया, किनने, मिखाइल गोर्बाचोव ने, जो स्टालिन के समय से ही बातें चली आ रही थी, है ना, स्टालिन के समय। इसके पहले भी अगर हम देखें तो लेनिन ने भी जो नीति अपनाई थी उससे भी लोगों में विरोध तो हुआ था, लेकिन व्यापक स्तर पर इस तरह से वो अपनी बातें प्रकट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद स्टालिन ने भी काफी कठोर नियंत्रण रखा पूरे सोवियत संघ पे, तब भी लोग बातें नहीं बता पाए, मन की भाव उजागर नहीं कर पाए। धीरे धीरे ये जो गुब्बारा था वो फूलता गया, और जब मिखाइल गोर्बाचोव का शासन आया तो उन्होंने जो नीति अपनाई उससे ये गुब्बारा जनता के बीच फूट गया और उन्होंने सोवियत संघ का पतन कर दिया। सब अलग अलग हो गए, है ना, पूंजीवादी तत्वों को भी अपनाने लगे। ग्लासनोस्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, जिससे सरकार की आलोचना बढ़ गई और साम्यवादी शासन की वैधता पर सवाल उठने लगे। पेरेस्ट्राइका के तहत आर्थिक सुधारों को लागू किया गया, लेकिन ये नीतियां अर्थव्यवस्था को सुधारने में विफल रही और सरकार के नियंत्रण में ढील आई, है ना, ये सब चीजें हो रही थी। साम्राज्यवादी विस्तार और सैन्य कार्य, सोवियत संघ ने कई दशकों तक अन्य देशों को साम्यवादी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य और आर्थिक मदद दी। जैसे कि अफगानिस्तान में 1979 में हुए हस्तक्षेप ने संसाधनों पर अत्यधिक बोझ डाला। सैन्य खर्च, जो कि सोवियत संघ के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा था, ने अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों को कमजोर कर दिया। मतलब क्या था कि जो साम्राज्यवादी विस्तार के क्रम में सोवियत संघ ने अपना संसाधनों का बड़ा धन सैनिकों पर खर्च किया, जिससे आर्थिक गतिविधियां कमजोर हो गई और वहां के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिए। राष्ट्रवादी आंदोलन, सोवियत संघ 15 गणराज्यों का संघ था, जिनमें से कई गणराज्य जैसे रूस, यूक्रेन, बेलारूस और बाल्टिक राज्य राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। 1980 और 90 के दशक में इन गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग और जोर पकड़ने लगी, जिससे संघ की एकता कमजोर पड़ गई, है ना। अफगानिस्तान युद्ध होता है सन 1979 से 89 के मध्य। सोवियत संघ का अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप एक गंभीर गलती साबित हुआ। अफगान युद्ध ने सोवियत संघ को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया। यह युद्ध जनता के बीच असंतोष का कारण बना और सरकार की लोकप्रियता को कमजोर इसने किया। अमेरिकी दबाव और शीत युद्ध, अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ पर सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ा दिया। रोनाल्ड रीगन की स्टार वार्स पहल, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव और अन्य सैन्य कार्यक्रमों ने सोवियत संघ को आर्थिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा में कमजोर कर दिया या थका दिया। राजनीतिक अस्थिरता, सोवियत संघ के में नेतृत्व की स्थिरता की कमी एक प्रमुख कारण था। मिखाइल गोर्बाचोव के सुधारवादी कदम पार्टी के कट्टरपंथी सदस्यों के बीच विभाजन पैदा कर रहे थे। 1991 में एक असफल तख्ता पलट ने सोवियत संघ के राजनीतिक ढांचे को और कमजोर कर दिया। साम्यवाद का पतन और विश्व राजनीति में परिवर्तन, सोवियत संघ के पतन के साथ ही साम्यवाद की वैश्विक वैधता को एक बड़ा झटका लगा। यूरोप और एशिया में साम्यवादी शासन ढहने लगे और कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में प्रमुख भूमिका निभाई, अर्थात वो एक ध्रुव विश्व के रूप में सामने आया। 15 नए स्वतंत्र देशों का गठन हुआ। सोवियत संघ के पतन के बाद इसके घटक गणराज्य स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, जिनमें प्रमुख थे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। ये सब देश बन गए 1990 के क्रम में, जब सोवियत संघ का विघटन होता है। इन देशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और सोवियत संघ को आधिकारिक रूप से विघटन हो गया। रूस की स्थिति को अगर देखें तो सोवियत संघ के पतन के बाद रूस उसकी कानूनी उत्तरदायी बना, मतलब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस के नाम से वो जाने लगा, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति काफी कमजोर हो गई। रूस को आर्थिक अस्थिरता, बढ़ती बेरोजगारी और राजनीतिक अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। 1990 के दशक में रूस को आर्थिक सुधारों के तहत मुक्त बाजार व्यवस्था भी अपनानी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव हुए। शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो ध्रुव, है ना, एक अमेरिका और एक यूएसए, है ना, जहां एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, है ना, अमेरिका और सोवियत संघ, जहां अमेरिका और सोवियत संघ की मुख्य दो महाशक्तियां थी। सोवियत संघ के पतन के बाद ये दो ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई और अमेरिका दुनिया का एकमात्र महाशक्ति बनकर
उभरा, जिससे एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हुई। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का अंत हो जाता है ना। सोवियत संघ के पतन से पूर्वी यूरोप में कई देशों में साम्यवादी शासन समाप्त हो गया, जैसे कि पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई। इन देशों ने यूरोपीय संघ और नाटो जैसे पश्चिमी संस्थाओं में शामिल होने की दिशा में कदम उठाए। नाटो का विस्तार। सोवियत संघ के पतन के बाद कई पूर्वी यूरोपीय देशों ने नाटो में शामिल होने की कोशिश की, जिससे क्या हो गया, रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ा। नाटो का विस्तार रूस के लिए एक रणनीतिक चुनौती बना रहा। आपको मैंने पहले बताया था कि नाटो में शामिल होने वाले जो देश थे वो पूंजीवाद के समर्थक थे, और वार्सा में शामिल होने वाले जो देश थे वो साम्यवाद के समर्थक थे। आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक समस्याएं। सोवियत संघ के पतन के बाद कई नवगठित देशों को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ने इन देशों को प्रभावित किया। रूस को भी इन समस्याओं से जूझना पड़ा। 1990 के दशक में कई आर्थिक सुधारों को लागू करना पड़ा। नए संघर्ष और विवाद। सोवियत संघ के विघटन से नए राष्ट्रीय संघर्ष उत्पन्न हुए, जैसे कि नागोर्नो काराबाख विवाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुआ था, चेचन्या में विद्रोह, जॉर्जिया में क्षेत्रीय संघर्ष। ये संघर्ष आज भी जारी है और क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बने हुए। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं हम? सोवियत संघ का पतन 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था, जिसने वैश्विक राजनीति और आर्थिक व्यवस्थाओं को गहराई से प्रभावित किया। इसके कारण साम्यवाद का प्रभाव कम हो गया, नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ और विश्व एक ध्रुवी हो गया। हालांकि इसने कई देशों में सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता भी उत्पन्न की, जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष और विवाद आज तक जारी है। जिसमें आप अगर इन चीजों में आप देखेंगे तो रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो उस समय से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि जब सोवियत संघ से मतलब रूस से अगर कहें तो ये यूक्रेन अलग हो गया था, परंतु जो रूस है वो अभी भी यूक्रेन को अपना हिस्सा मांगता है। इसी कारण से ये विवाद काफी बना हुआ है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की थी, इसके पहले रूस की यात्रा की थी। तो एक ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन के जो मध्य विवाद चल रहा है उसको समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।